गाज़ा में जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसके पिक्चर्स और उसकी वीडियोस हम लोग डेली देख रहे हैं। उनको देख कर के कई लोग गमज़दा हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा है, कुछ लोग अपनी लाचारी को महसूस कर रहे हैं कि उनकी मदद नहीं कर सकते। अगर न्यूज़ को फॉलो करें तो डिप्रेसिंग हो रहा है और अगर इग्नोर करें तो गिल्ट महसूस हो रहा है। कई लोग इस फीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको लेकर के जो गाज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है उसको लेकर के आउटरेज है। आउटरेज एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। और कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना कितना इफ़ेक्टिव है ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द लोग जो इस बॉयकॉट करने की मुहिम में लगे हुए हैं वो कंफ्यूज भी कर जाते हैं कभी कभी, कोई इजरायली प्रोडक्ट कौन सा है, यूएस प्रोडक्ट कौन सा है या यूरोपियन प्रोडक्ट कौन सा है। तो वो डिस्टिंक्शन वो कर नहीं पाते और वैसे भी वो एक टेम्पररी रिएक्शन है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे तो पब्लिक रिएक्शन दुनिया का जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। जब लोगों ने इजराइल की एट्रोसिटीज़ देखी कि वो गाज़ा पे क्या कहर ढा रहे हैं, उस हिसाब से, उस वजह से लोगों की जो सिंपैथी है वो फ़लस्तीनियों के साथ आने लगी है, उसकी शुरुआत हो गई है। बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने मिल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इवन लंदन में, न्यूयॉर्क में तो कई जूइश ग्रुप्स ने भी इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है। और ऐसा लगता है कि ये आउटरेज और ये प्रोटेस्ट की ही वजह से इजराइल ने अभी तक अपना ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट नहीं किया है, ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। गाज़ा में वो घुसे नहीं है अभी तक इस पब्लिक ओपिनियन के वजह से। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इजराइल ये कैलकुलेट कर रहा है कि अगर वो गाज़ा को ग्राउंड इन्वेजन करता है तो सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी जैसे कि स्टालिनग्राड में हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उसमें क्या हुआ था कि जर्मन फोर्सेस ने स्टालिनग्राड सिटी, जो रशिया की एक सिटी है, उसको हैवी बम्बार्डिंग करी थी एयरफोर्स के थ्रू। और बाद में जब उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन किया था तो उनकी इन्फेंट्री जो है वो मूव होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए बड़ी दिक्कतें आई थी उनकी, वो रबल के वजह से। सिमिलर सिचुएशन इजराइल फेस कर सकता है। और जब ये इन्वेजन और सिटी में जाता है तो सिटी में क्या होता है ना कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैक्ट होता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाके लड़ाई करना पड़ती है, क्लियर करना पड़ता है। तो इस टाइप के ऑपरेशन में दोनों पार्टीज़ की हैवी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं। वो भी एक चीज़ है शायद इजराइल के कैलकुलेशन में है। जो लोग इस इशू के बारे में बात कर रहे हैं और वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट 2-3 हफ्ते पहले से रख रहे हैं जबकि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, तो वो एक लार्जर टाइमलाइन को इस इशू के इग्नोर कर रहे हैं। एक तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उनको इतनी नॉलेज नहीं है, दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है मेरे ख्याल में। दूसरी बात, इस रीजन के इशू को भी एक लार्जर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आपको समझना चाहिए। सिर्फ इजराइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को समझने से आपकी समझ अधूरी हो सकती है। इसका एक बड़ा रीजनल कंटेक्स्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले कि आप उसको समझें, आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कंट्रीज़ जो हैं वो अपने इंटरेस्ट में काम करती है। उनका प्राइमरी गोल रहता है कि उनकी कंट्री के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, फिर उसके बाद वो शायद दूसरे के बारे में सोचेंगे। और इन कंट्रीज़ के जो लीडर्स होते हैं उनका प्राइमरी गोल होता है टू स्टे इन पावर, उनको पावर में रहना है। उनकी जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी उनके एक्शंस होते हैं, वो इस नीयत के हिसाब से होते हैं कि उनको पावर में रहना है या फिर से इलेक्ट होके आना है और अपने देश के जो इंटरेस्ट है उसको बचाना है। ये बात आप समझ लीजिए। ऑफ कोर्स उनके कैलकुलेशन में उनका पब्लिक ओपिनियन, उनके कंट्री का पब्लिक ओपिनियन भी आता है, उसको भी वो कंसिडर करते हैं, लेकिन लार्जली उनके इंटरेस्ट पहले आते हैं और रीजन के इंटरेस्ट या किसी और के इंटरेस्ट बाद में आते हैं। ये हर कंट्री के लिए ट्रू है। तो इस एरिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को और वाइडर रीजन के कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमें एक अच्छे जर्नलिस्ट की मदद लेनी चाहिए। ऐसे ही द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता ने रिसेंट में एक एपिसोड किया था उनके चैनल पे, जिसके अंदर उन्होंने इस रीजन के प्रॉक्सी वॉर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रॉक्सी वॉर्स, ये जो एरिया है यहाँ पर डायरेक्ट वॉर्स बहुत कम है, प्रॉक्सी वॉर्स बहुत चलते हैं। डर्टी प्रॉक्सी वॉर यानी कि जहाँ पर
एक रीजन की लड़ाई में एक कोई कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो इन्वॉल्व है अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जो उसके बिहाफ पे उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यमन में यमनी लोग नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सीज आपस में लड़ रहे हैं, और सऊदी अरेबिया को यूएई और यूएसए का सपोर्ट हासिल है उस वॉर के अंदर में। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो सीरिया जो है उस ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स का गढ़ बना हुआ है। सीरिया का लार्ज पार्ट इजराइल ने 1967 के वॉर के बाद कब्जा कर लिया था, जिसको कहते हैं कि गोलान हाइट्स। और इजराइल एवरी नाउ एंड अगेन अपने एयरफोर्स के थ्रू दमास्कस और अलेपो एयरपोर्ट्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करता है, और सीरिया उस बारे में कुछ कर नहीं पाता। बाय द वे, सीरिया का प्रेसिडेंट बशर अल असद पिछले 13 साल से एक सिविल वॉर लड़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि वो वॉर जीतने वाला है। उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर ईरानियंस और रशियंस पहुँच गए थे। ईरानियन और रशियंस के कई मिलिट्री एसेट्स और इंटेलिजेंस के एसेट्स वहाँ पर है मौजूद। ईरान का जो एसेट प्रॉक्सी सीरिया में है उसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, IRGC। वो उन एरियाज़ में बैठे हुए हैं सीरिया के जो लेबनान को बॉर्डर करता है। अब वो उस एरिया में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो रूट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उस रूट के थ्रू वो लेबनान में जो उनका अलग दूसरा प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, उसको रीसप्लाई करते रहते हैं उस रूट के थ्रू वेपन्स वगैरह। हिजबुल्ला जो है वो शिया रेबल ग्रुप है जो फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ईरान है, और वो इजराइल से लड़ने के लिए ही स्पेसिफिक ग्रुप बनाया गया है। हिजबुल्ला का जो इन्फ्लुएंस है वो सदर्न लेबनान को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। वो सदर्न लेबनान इजराइल को बॉर्डर करता है, और वहाँ से वो इजराइल को तकलीफ देते रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि हर थोड़े दिन में ईरान जो है सीरिया में जा कर के जो कॉन्वॉयज़ होते हैं ईरान के, जो वेपन्स कैरी कर रहे हैं हिजबुल्ला के लिए, उनको टारगेट करता रहता है, उनके ऊपर बम फेंकता है। सीरिया जो है वो एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, और वो जो रूलिंग क्लास है, वो जो रूलिंग फैमिली है बशर अल असद की, वो अलावाइट्स है। अलावाइट्स जो हैं वो शिया से क्लोज़र होते हैं। सो जब 2011 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, जब अरब स्प्रिंग के दौरान बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग अपने रूलर्स के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे थे, तो सीरिया में भी बगावत हो गई। सीरियन आर्मी का 2/3 हिस्सा सुन्नी मेजॉरिटी लोगों से भरा हुआ था, और उन्होंने बशर अल असद के ख़िलाफ़ रिबेल कर दिया, और उन्होंने अपने फ्रैक्शन का नाम रखा था फ्री सीरियन आर्मी, FSA। सो तब बशर अल असद के रिजीम को बचाने के लिए ईरान ने लेबनान से कई सारे हिजबुल्ला फाइटर्स को सीरिया में बुला लिया था, ताकि वो बशर अल असद की मदद करें इन FSA को फ़ाइट करने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि असद की रिजीम गिरे, और सिमिलरली रशियंस भी असद में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उनकी एयरफोर्स ने भी असद की बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उनमें से जो हिजबुल्ला फाइटर्स जो असद की मदद करने आए थे, उनमें से कुछ हिजबुल्ला फाइटर्स अब भी सीरिया में बैठे हुए, वो वहाँ से भी इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, जो कि सीरिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ड्रैग करने की वजह बन सकता है। अब कुछ साल पहले अमेरिकन्स भी सीरिया में थे, वो नॉर्दर्न सीरिया के अंदर आईसिस को फाइट कर रहे थे। 2011 के बाद में आईसिस का बहुत पावर बढ़ गया था, और सीरिया का बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो उसको फाइट कर रहा था USA। उनके साथ साथ टर्किश फोर्सेस भी शामिल थी, वो भी वहाँ लड़ रहे थे। ये जितनी भी फोर्सेस थी ये आपस में तो दुश्मन थे, लेकिन ये सब मिल कर के आईसिस के साथ लड़ रहे थे, आईसिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा एलेज हुआ है, ऐसी खबरें आई हैं कि उस टाइम पे इजराइल जो है वो आईसिस को सपोर्ट कर रहा था, आईसिस की थोड़ी मदद कर रहा था, ताकि वो चाह रहे थे कि वो बशर अल असद की रिजीम को गिरा दे। और ये भी एलेज हुआ है कि सऊदी अरेबिया भी आईसिस को सपोर्ट कर रहा था, ये एलिजिडली है। फिर वहाँ पर कुर्दिश लोग भी थे जो US की मदद कर रहे थे आईसिस से फाइट करने के लिए, लेकिन जब आईसिस हार गया तो अमेरिका का वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, और उन्होंने कुर्दिश फोर्सेस को अबैंडन करके वहाँ से चले गए। ये जो कर्डिश फोर्सेस थी, सीरियन डेमोक्रेटिक फाइटर्स, US के चले जाने के बाद उन्होंने असद गवर्नमेंट के साथ अपना हाथ मिला लिया। अब जब असद ऐसा लग रहा है कि अपना सिविल वॉर जीत रहा है और रीजन के अंदर उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको अपने इवेंट्स में बुला रहे हैं, तो ये अमेरिका को पसंद नहीं है। इसीलिए अमेरिका के कुछ
कहते हैं कांग्रेसमैन ने एक एक्ट भी पास करने की कोशिश करी है कि एंटी असद नॉर्मलाइजेशन एक्ट उसका नाम है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि असद नॉर्मलाइज हो जाए और फिर से फुल्ली पावर में आ जाए, क्योंकि अगर असद पावर में आ जाएगा तो वो इज़राइल के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि असद जो है वो ईरान का दोस्त है और अमेरिका जो है वो इज़राइल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब जब ये वॉर शुरू हो गया है और इज़राइली गाज़ा पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, वहाँ के घरों पे बम गिरा रहे हैं, तो फ़लस्तीनियों को भागने के लिए जगह नहीं है, वो जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ तक कि सिचुएशन ऐसी है कि इजिप्ट में भी अपना बॉर्डर खोलने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते कि कोई फ़लस्तीनी वहाँ आकर के उनके देश में शरण ले। यहाँ तक कि ये भी बात है कि इज़राइल ने जो ब्लॉकेड गाज़ा का कर रखा है उसके अंदर इजिप्ट उसके साथ शामिल है। सिमिलरली जॉर्डन ने भी कोई रेफ्यूजी लेने से सरासर मना कर दिया है कि हम कोई फ़लस्तीनियों को हमारे अंदर नहीं आने देंगे, हमारी कंट्री के अंदर नहीं आने देंगे। ये तो उनके नेबर्स का स्टैंड है फ़लस्तीनियों के लिए। और इजिप्ट की मदद से ही इज़राइल ने उस गाज़ा पट्टी को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया है। तो वाइडर कंटेक्स्ट को समझने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ मेरे समझ में आई है कि इस रीजन में अच्छे लीडर्स का बड़ा शॉर्टेज है। अगर किसी भी कमज़ोर पावर को एक बड़े पावर पे जीत हासिल करनी है तो अच्छे लीडर्स उन लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में अगर आपको और समझना है डिटेल में तो हमने इसके बारे पहले एक वीडियो भी किया था कि 3 वो क्या चीज़ें हैं एक अंडरडॉग को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। वो वीडियो आप चेकआउट करिए, तो मैं ना उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल के रखता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा लीडर क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रगल के सक्सेस के लिए। इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि अरब कंट्रीज़ ने 1967 की हार के बाद कुछ सीखा नहीं। 1967 में 3 बड़ी अरब कंट्रीज़ को इज़राइल ने 6 दिन में हरा दिया था। बहुत ही शर्मनाक वो हार थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उन्होंने उससे कुछ लेसन्स लिए हैं और कुछ प्रोग्रेस किया है, क्योंकि मोस्ट अरब कंट्रीज़ के पास ऑयल का पैसा है, वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है और अब वो खुद ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए वेस्ट पे डिपेंड करते हैं और वहीं से मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीदते हैं। अरबियों के पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, रिसर्च के और टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और इजराइल के नज़दीक भी नहीं आते। अरब कंट्रीज़ अपने कंफर्ट के लिए वेस्ट पे रिलाय करते हैं और वेस्टर्न पावर्स इनको फुल्ली कंट्रोल करते हैं और ये मेजॉरिटी चीज़ें तो इंपोर्ट करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब दूसरे कंट्रीज से वहाँ जा कर के काम करते हैं। इनके पास ना के बराबर के रिसोर्सेज है और पूरी बात घूम फिर करके एक ही चीज़ के ऊपर आ जाती है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं रहोगे, अगर आपके लोग एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो आप हमेशा दूसरे की मर्जी के ऊपर ही रिलाय करोगे, आपके पास रियल पावर कभी नहीं होगा। यही हाल है अरब का। और दूसरे हाथ पे आप इजराइल को देखो, जिनका एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया है, उनका रिसर्च कितना आगे चलता है। दुनिया में सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाता है इजराइल, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। आपने पेगासस का नाम तो सुना था, जो सबके ऊपर स्पाई करने के लिए गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही थी, जो किसी का भी फ़ोन हैक कर सकता है, वो भी इजराइल ने बनाया था। कई इजरायली इक्विपमेंट हमारा देश, हिंदुस्तान भी वहीं से ख़रीदता है क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होता है। एग्रीकल्चर में भी उन्होंने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किया है। जो कंट्री बंजर रेगिस्तान थी, आज उन्होंने उसको हरा भरा कर दिया। एक टाइम था जब इजराइल को टमाटर जो है ना, टमाटोज़, वो इंपोर्ट करना पड़ते थे। बाद में उन्होंने प्रोग्रेस कर करके इतने टमाटे वो आज उगाते हैं कि वो टमाटोज़ एक्सपोर्ट करते हैं। सेम चीज़ विद पानी उनके पास बहुत कम था, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता था पानी। लेकिन आज उनके पास इतना अच्छा सिस्टम उन्होंने बना लिया है कि उनके पास सरप्लस पानी है, तो वो पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरों को। इतनी टेक्नोलॉजी उनकी आगे बढ़ गई है। और तो और थोड़े दिन पहले मैंने ये भी देखा था कि उनके पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई उन्होंने कि जो हवा से पानी बना ले, हवा में वेपर जो होता है उसको खींच करके वो पानी बना रहा है। इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इजराइल ने की है, लेकिन 2-3 बड़ी बड़ी हार देखने के बाद भी अरब ने ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं किया, ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए जिसके वजह से वो इन चीज़ों में कम्पीट कर पाएँ इजराइल से। इस दुनिया में एजुकेशन के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है, नामुमकिन है। और ये बात अरबियों को अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब उन्होंने पहली बार अपना दबदबा बनाया था, वो क़ुव्वत उनके पास तब आई थी जब उन्होंने एक किताब को पढ़ा था
जब एक इंसान उनके पास वो किताब लेकर के आया था, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब उनके पास कुरान लेकर के आए थे, तो उसको पढ़ने के बाद ही वो वर्ल्ड पे अपनी छाप छोड़ पाए थे, उन्होंने प्रोग्रेस किया था। अगर आप उन लोगों में से भी हो जो कुरान को डिवाइन नहीं मानते, फिर भी आप जब हिस्ट्री देखोगे अरबों की, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉफिट की टीचिंग्स के बाद अरबियों ने दुनिया में बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत इन्फ्लुएंस हासिल किया उनकी टीचिंग्स उनको मिलने के बाद। उस किताब ने उनको हर छोटी बड़ी चीज़ सिखाई, हाइजीन सिखाया, ह्यूमन राइट्स सिखाया, डिसिप्लिन सिखाए, वुमेन्स राइट्स सिखाए, उनको आदाब सिखाए, उनको जस्टिस सिस्टम सिखाया, बहुत सारे फ्रंट्स में उनको एजुकेट किया, तब जाकर के वो दुनिया में कुछ अचीव कर पाए थे उस ज़माने में 1400 साल पहले। राशिदून खलीफेट्स के दौरान अरबियों ने 2 सुपर पावर्स को हराया था, एक बिजेंटाइन एम्पायर और एक सैसानियन एम्पायर। ये उस टाइम के सुपर पावर्स थे। इन 2 सुपर पावर्स को हराने की मिसाल लोग ऐसे देते हैं कि ऐसा समझिए कि आज के ज़माने में अगर एस्किमोज़ ने बाहर आकर के यूएसए और चाइना को हरा दिया हो, 2 सुपर पावर को हरा दिया हो, ये कितना एस्टॉनिशिंग और कितना सरप्राइजिंग रहेगा दुनिया के लिए। उतना एस्टॉनिशिंग वो तब था जब एक अरबियों ने, जो सिर्फ भेड़ बकरियां चराते थे, एजुकेशन मिलने की वजह से वो इतने पावरफुल हो गए थे कि वो 2 सुपर पावर्स को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिफीट कर दिया। जब अरब एजुकेट हुए तो उन्होंने नए नए डिसिप्लिन्स को इमर्ज किया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हर फील्ड में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया था। और अगर हम विजडम की बात करें तो अरेबिक कल्चर ने, अरेबिक टेक्स्ट्स ने ग्रीक टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर दिया था। अरबियों ने अलजेब्रा में प्रोग्रेस किया, उस अलजेब्रा के प्रोग्रेस की वजह से एल्गोरिथम्स बने। एल्गोरिथम्स के बिना आज का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नामुमकिन सा है। यहाँ तक कि आप देखिए कि इतना बेसिक 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं उनको कहा ही जाता है अरेबिक न्यूमरल्स। अगर हम इस बारे में बात करने लगे तो एक पूरा एपिसोड अलग से बना सकते हैं कि अरबियों का क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस और कल्चर की तरफ। और इन सारे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस का जो सोर्स था, जो कोर था, वो एक बुक थी, एक किताब थी। एजुकेट होने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। देयर इज़ नो वे अराउंड एजुकेशन इफ़ यू वांट टू गेन इन्फ्लुएंस, इफ़ यू वांट टू बिकम पावरफुल। तो इन कंक्लूजन इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं कि एक, कि किसी भी स्ट्रगल को या किसी भी कौम को जब आगे बढ़ना है तो उनके पास एक अच्छा लीडर होना ज़रूरी है। अगर अच्छा लीडर होगा तो वो एजुकेशन जैसी चीज़ों पे फोकस करेगा और अपनी कौम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसको एस्केप करके कोई रास्ता है ही नहीं।